एक से एक होकर गहरी। बस कहाँ मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हिंदुस्तान में थिएटर एक ऐसा मजबूत मीडियम रहा है जिसका इस्तेमाल तकरीबन तमाम लोगों ने मुख्तलिफ शक्ल में किया है। ज़माने कदीम से ही इसकी मुख्तलिफ शक्लें हिंदुस्तान में मौजूद रही हैं। 19वीं सदी के वस्त से लेकर अब तक जिस ज़बान में थिएटर ने काम किया है वो उर्दू है, लेकिन इसको वो मकाम नहीं मिल सका जिस पर इसका हक था। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखकर आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूं लेकर उर्दू थिएटर एक सफरनामा। इस सफर में हम उर्दू थिएटर की इब्तिदा से लेकर अब तक के सफर पर नजर डालेंगे। ये देखेंगे कि किन मदारिज से होकर उर्दू थिएटर गुजरा, इसने हिंदुस्तानी थिएटर को किस मकाम तक पहुंचाया। लेकिन इससे पहले ये मुनासिब मालूम होता है कि हम ये सब देख लें कि उर्दू थिएटर से पहले हिंदुस्तान में थिएटर की सूरत हाल क्या थी। हिंदुस्तान में थिएटर पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि ड्रामा या थिएटर की इब्तिदा हिंदुस्तान में ही हुई। हाँ, कुछ लोग थिएटर की अव्वलियत का सेहरा यूनान के सर बांधते हैं, लेकिन यह मसला अभी तक हल नहीं हो सका है कि ड्रामा पहले यूनान में खेला गया या हिंदुस्तान में। ड्रामा पहले यूनान में खेला गया हो या हिंदुस्तान में, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इल्मी सतह पर जब भी बेहतरीन ड्रामे की फहरिस्त तैयार की जाती है तो उनमें कालिदास का नाटक शकुंतला का नाम जरूर आता है। अगर ड्रामे से मुताल्लिक उसूल और नजरियात की तरतीब पर गुफ्तगू करते हैं तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को अव्वलियत का सेहरा हासिल होता है। इस तरह हमें यह मानना पड़ता है कि हिंदुस्तान में ड्रामे की रिवायत कदीम दौर से ही रही है। अभी अतिथि विशेष लाभेन सखी शकुंतले। भारतीय नाट्य परंपरा काफ़ी प्राचीन है। हमें कहा जाता है कि 2nd सेंचुरी BC में भरता नाट्यशास्त्र ने लिखा है, तो वो नाट्य परंपरा लगभग 10वीं 12वीं सदी तक चला आई। द 11th 12th 13th सेंचुरीज में जो भी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उथल पुथल हुई, उसमें द डिजेनरेशन ऑफ दैट ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ संस्कृत थिएटर शुरू हो जाता है। उसके बाद 13वीं 14वीं सदी में भारतीय भाषाओं में, इंडियन लैंग्वेजेस में नाटक, लोकनाट्य परंपरा मध्यकालीन में जो एक वाइब्रेंट थिएटर फॉर्म प्रैक्टिस में थे। और अब हम लोग 18th सेंचुरी से लेकर वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉडर्न थिएटर ट्रेडिशंस फ्रॉम द वेस्ट। पश्चिम से जितने भी नाट्य सिद्धांत आया या द इंडिया में जो मॉडर्न डेवलपमेंट हुई, उसके साथ साथ बहुत सारे बदलाव थिएटर में आया। बट अनफॉर्चुनेटली संस्कृत भाषा में अध्ययन कम होता हो गया, इसलिए संस्कृत नाट्य परंपरा को एक तरह से आज़ादी के बाद हबीब तनवीर जैसे नाट्य निर्देशक, बीबी कारंत, हबीब तनवीर जैसे लोग फिर दोबारा अपना पारंपरिक नाट्य कला के वो ध्यान दिया और एक तरह से समकालीन समाज में संस्कृत नाट्यों को एक मीनिंगफुल प्रोडक्शंस कैसे बन सकते हैं, ये इन लोगों ने दोबारा नाट्यशास्त्र ट्रेडिशन में जाके वो प्रस्तुतियां तैयार किए हैं। महाभागं नार्हसि एवं वन्द्रयितुं तपोवन संवर्तित अनभिज्ञ अयं जनकैतवस्य तापसवृद्धे स्त्रीणाम् अशिक्षितपटुत्वा
अमानुषीषु संदृश्यते। अनार्य आत्मनो हृदयानुमानेन प्रेक्ष्यसे। हमने देखा कि किस तरह कदीम दौर से लेकर अहदेवस्ता तक संस्कृत ड्रामों का बोलबाला रहा। ये रवायत दरमियान में मान जरूर पड़ी, लेकिन इसकी जड़ें लोक रवायतों में पेवस्त हो गई। इस दरमियान हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लोक रवायतों ने न सिर्फ अवाम के दिलों में घर कर लिया, बल्कि उनके इजहार का वसीला भी बना। इनमें से बाज रवायतों ने मजहबी जज्बात व अकीदत के इजहार की सूरत अख्तियार कर ली। हम जानते हैं कि ड्रामे की इब्तिदा मजहबी जज्बात के इजहार की गरज से हुई थी, लेकिन बाद में हर तरह के जज्बात और ख्यालात के इजहार का जरिया बना। यही वजह है कि रासलीला, रामलीला, छाव, अनकिया, भगत, जात्रा, यक्षगान वगैरह अकीदतन पेश किए जाने लगे। रावण, लंका का महाराजा, रावण देवताओं का अन्नदाता, लोकपालों का इष्टदेव, दानव, धनुष और दैत्यों का स्वामी, काल अब वो काल नहीं, मेरे पैरों का गुब्बार है। इंद्र अब वो इंद्र नहीं, मेरी ठोकर का ठुकराया हुआ आज्ञाकार है। बड़े दिन काटते हैं यमबरों मेरे सहारे पर, कुबेर और अश्विनी पलते हैं मेरे गुजारे पर। खड़ा रहता है विष्णु हाथ बांधे मेरे द्वारे पर, निरंतर नाचता है काल भी मेरे इशारे पर। गुस्सा खड़ी भर जो मेरी आंखों में छा जाए, मही डोले हिले पर्वत सकल संसार कर रहे। आह प्रभु, अब तो मेरी खबर लो, अब तो मुझे इस दुष्ट के बंधन से छुड़ाओ। हो गई है कल्प से बढ़ बढ़ के एक एक पल मुझे, अब घड़ी भर भी स्वामी नहीं पड़ती है कल मुझे। क्या कहूँ, किससे कहूँ, सुनता है मेरी बात कौन? मृत्यु भी जब भागती है फिर निभाए साथ कौन? मृत्यु उतनी सरलता से नहीं मिलती सीते, तुझे अभी मेरे लिए और जीवित रहना है। नहीं कह सकता तेरे रूप में न जाने क्या आकर्षण है, जो दिन रात मेरे हृदय में तेरे प्रेम की ज्वाला दहकती रहती है आज तेरे ऊपर तन मन धन निछावर मेरा, तू मेरी होकर रहेगी कह रहा है मन मेरा। पापी, दुष्ट, मैं तुझसे फिर कहती हूँ, मान ले कहना, ना हो तैयार अपने नाश पर, थूकता है किस लिए अज्ञानी तू आकाश पर। मूर्ख स्त्री, यह कर्मी छोड़ और मेरा कहा मान, मैं तुझे सबरानियों से ऊंचे स्थान दूंगा। पृथ्वी की कठोर छाती पर राम राम लिखने से कुछ नहीं होगा। उधर का ध्यान छोड़, मेरी तरफ देख, एक बार देख तो सही। नहीं देखेगी उस राम की रट नहीं छोड़ेगी, देखता हूँ तेरे राम को। अरे पापी, पैरों से प्रभु का नाम रौंद कर तू उनका अस्तित्व मिटा नहीं सकता। तू उनको देखने की बात करता है नराधम, तू उनके बाणों के आगे ठहर भी ना पाएगा। मूर्ख स्त्री, तू मेरा अपमान करती है, मैं तेरा सर अभी उड़ाता हूँ। शोक, महाशोक, लंका नरेश होकर ये अनुचित कार्य शोभा नहीं देता। आज जिस नाम से ब्रह्मांड भी भयभीत है, एक अबला पर उठाए हाथ ये अनुरीत है। अच्छा मंदोदरी, तुम्हारे कहने से मैं हाथ रोकता हूँ और इसको 1 महीने का समय और देता हूँ। या तो ये सीधी राह पे आए और मुझे अपनाए, वरना मैं इसे अपने क्रोध की अग्नि में स्वयं छोड़ दूंगा।
हम लंकेश हैं। हमने देखा कि किस तरह लोक नाटकों के जरिए मजहबी जज्बात व अकीदत का इजहार किया गया। बाद में इन रवायतों ने न सिर्फ तफरीह का सामान मुहैया किया बल्कि रोजी रोटी का जरिया भी बना। इन लोक नाटकों में भांड, नकल, नौटंकी, विदेसिया, तमाशा, भांड पाथर वगैरह ने तफरीह के साथ साथ मकासिद के इजहार का वसीला भी बना। इन नाटकों में मजाह के साथ साथ तंज का उन्सुर भी नुमाया होता है। लोक नाटक किस कदर पुरअसर होता है। इन नाटकों में हिस्सा लेने वाले फनकारों में ज्यादातर अदाकार जज्बाती होते हैं, तो कुछ फनकार सवाब हासिल करने के लिए उसमें हिस्सा लेते हैं। लोक नाटक खेलने वालों की कई मंडलियां ऐसी हैं जिनका पूरा खानदान इससे मुंसलिक है। देखो, ये भांड पत्थर जो है कश्मीर का सिर्फ वैली का एक लोक नाट्य है और ये बहुत हजारों साल पुराना कहते हैं। और इसके बारे में लिखा गया है, राजतरंगिनी में है, नीलमत पुराण में लिखा गया, और जितने भी उसके बाद मिडिवल पीरियड में शायर, बड़े बड़े शायर हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं इसके बारे में ज़रूर लिख के रखा है, अपने पोएम्स में इसका जिक्र किया है, तारीफ़ की है। और ये शैली जो ओपन एयर होती है, वो मुक्त आकाशी होती है, और वहाँ पर आप देखेंगे कि वही पंचवाद्यम होगा, ढोल होगा, नगारा होगा, शहनाई होगी और एक झांझ होगा। ये जो बिल्कुल साउथ में भी आपको पंचवाद्यम मिलेगा। उसके अलावा इनकी जो स्पेस करने की होती है वो गाँव के किसी चौराहे पर या किसी दरगाह के उर्स के दिन होता है, या अगर फसल कटी है तो तब लोग जाएंगे, गांव में करते हैं। और इनको यजमानी जैसी होती है तो इनको बहुत सारी चीज़ें काइंड में मिलती हैं। हिंदुस्तान में संस्कृत ड्रामों ने एक लंबी पारी खेली। संस्कृत ड्रामों के जवाल के बाद लोक नाटकों ने मुख्तलिफ सूरत में, मुख्तलिफ जबानों में इसे तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर समाज से बराह रास्त जोड़ने का काम भी किया। यही वजह है कि अब लोक नाटकों में समाज और सियासत दोनों को मौजू बनाया। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि संस्कृत ड्रामों को सिरे से भुला दिया गया। संस्कृत में ड्रामा और थिएटर की बहुत मजबूत रिवायत रही है। संस्कृत जुबान में लिखे गए ड्रामों को न सिर्फ उस जमाने में मकबूलियत हासिल थी, बल्कि आज भी हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जुबानों में उसके तराजिम खेले जाते हैं। दुनिया की तकरीबन तमाम तरक्की याफ्ता जुबानों में उसके तराजिम हो चुके हैं और ये सिलसिला हुलूस जारी है। जंगल जंगल मारे फिरो, उसके बाद पियो पेड़ों से आता हुआ बेस्वाद कड़वा गर्म पानी। इतने पर भी मेरा गम खत्म नहीं होता। चले गाल पर फोड़े की मार। गिजाले का पीछा करते करते राजा पहुंच गए शकुंतला नाम की हसीना की हुस्न की कैद में। उसको देखने के बाद वापस जाने का नाम ही नहीं लेता। शकुंतला के दीदार के बाद दिल को इस जंगल से रुखसत होने से सख्त इनकार। जिस्म आगे जाता है, दिल पीछे की ओर आता है और ये कदम आगे ही नहीं बढ़ते। हाथ में तीर कमान, दिल में हुस्न यार का जलवा, गले में फूलों की माला, ख्यालों में हुस्न जमाल की हाला। हाय कुछ ना कुछ तो है गड़बड़ झाला। इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया, वरना बादशाह हम भी थे काम के। मसले यार मोहाल नहीं, फिर भी उसके दिल की हालत से अपने दिल को तसल्ली दे सकता। तमन्ना पूरी ना भी हो, पर इतना तो मैं इत्मीनान के साथ कह सकता हूँ कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। मोहब्बत की लवली चश्म दूसरी तरफ देखकर करती हुई, दरख्तों की आड़ में छुपकर कनखियों से देखना, निगाह मिलने पर अपने गिजारे चश्म को इधर उधर झपका लेना, अपने भारी गुलों के भार से मदमस्त रफ्ता रफ्ता खिलाम कर गई। देखिए
जिस तरह आबे कोक बहकर जमीन पर ही आता है, उसी तरह आप भी रफ्ता रफ्ता उस हसीना के झोपड़ के पास पहुंच गए हैं। ये क्या, वो दरख्त के नीचे वो मेहजबी लेटी हुई, मगर अफसोस अपने हमसायों से घिरी है। क्यों शकुंतला, कमलिए की पत्तों की हवा से कुछ सुकून मिला? तुम लोग मुझे यूं हवा कर रही हो, बड़ा सुकून मिल रहा है। अनुसुईया, उस राजश्री के पहले उड़ान के बाद से ही शकुंतला की ये हालत हुई है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्यों ना इससे पूछ ले? मेरे महबूब का कितना बुरा हाल हो गया है। शकुंतला हम लोगों ने उर्दू में किया था, एक प्रोडक्शन उर्दू में किया, उसके बाद एक उसी को एक डांस ड्रामा जैसे हमने किया था कि नरेंद्र शर्मा के डायरेक्शन में, और वो हिंदी में था। तो दोनों प्रोडक्शंस हुए थे, उर्दू और हिंदी में। हाँ, उर्दू में जब हमने शकुंतला किया तो बहुत क्रिटिसिज्म आए कि उर्दू में कैसे किया, आली जां, इस तरह के टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुआ करता था। तो एक ऋषि का आश्रम या एक जैसे शकुंतला की शादी होती है दुष्यंत के साथ, एक राजा, तो ये लोग कैसे उर्दू बोल, ये बात नहीं है। शकुंतला तो रशियन में भी हुआ है, अंग्रेज़ी में भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। किसी भी ज़बान में हम कर सकते हैं, तो उर्दू में क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो हमारी ज़बान है, हिंदुस्तान की ज़बान है। संस्कृत ड्रामे और लोक नाटकों ने मिलकर हिंदुस्तान की तहजीब व सकाफत की सूरत ही बदल दी। लोक नाटकों ने कई सतहों पर काम किया, यानी तफरीह, अकीदत व जज्बात का इजहार और रोजी रोटी का सामान मुहैया करना। दूसरे अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में संस्कृत नाटकों के बाद जो खिला पैदा हुआ था उसे इन लोक नाटकों ने पूरा किया, और इन्हीं लोक नाटकों से तफरीह पाकर उर्दू ड्रामे की इब्तिदा हुई। ठान गंगा की ठाने जी, अरे हमारी एक न माने। ये बने छतरी रणबंका और घाट बिठूर गंग के ऊपर चाहे बजाना। लोकनाट्य शैली इंडिया का हर प्रदेश में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक फ्रॉम केरला, तमिलनाडु, नागरकोइल, वहाँ पे तेरुकूतु है, जो केरला में बहुत सारे ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स है। यक्षगान है कर्नाटक में, उड़ीसा में, सभी अप टू जम्मू कश्मीर, पतेर बाण पत्थर है जम्मू कश्मीर में। हर रीजन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लोकनाट्य परंपरा अब भी जीवित है। वो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जैसे मेट्रोपॉलिटन टाउन में मिलेगा नहीं, क्योंकि वो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलुरु इंडिया नहीं है। इंडिया, असली इंडिया तो गांव में है। वहाँ पे वो लोकनाट्य शैली अभी भी कायम है, अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है और लोगों को जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं हाल में जाके टिकट खरीदने वाली नहीं है, वो उनका लाइफस्टाइल में जुड़ा हुआ है, उनका रिचुअल्स, उनका रीति रिवाज के साथ है। तो हर रीजन में वो लोकनाट्य शैली अभी भी जीवित है। तो आइए अब हम उर्दू नाटक की इब्तिदा और इर्तिका पर नजर डालते हैं। उर्दू ड्रामे के इब्तिदाई नुकूश हमें नवाब वाजिद अली शाह के यहाँ मिलते हैं। नवाब वाजिद अली शाह रक्स और मौसीकी के न सिर्फ रसिया थे, बल्कि इन फनून का अच्छा खासा इल्म रखते थे। इस सिलसिले में उन्होंने अपनी किताब बनी में निहायत बारीक बीनी से लिखा है। उर्दू में ये पहली किताब है जिसमें ड्रामे और रक्स की पेशकश से मुताल्लिक उसूल व ज़वाबित तहरीर किए गए हैं। वाजिद अली शाह ने जब राधा कन्हैया का किस्सा पेश किया तो इस उसूल को वाज़ेह किया।
जिसे बाद में किताबी सूरत में मटिया बुर्ज से शाये किया। वाजिद अली शाह के दौर में फनून लतीफ़ा, शेर व नगमा और रक़्स व सुरूद को खासी अहमियत हासिल थी। नक्काली, लीलाएं, नौटंकी, स्वांग और इस्लामी नज़मों की मुख्तलिफ असनाफ स्टेज पर पेश किए जा रहे थे, तो दरबार में रक़्स व सुरूद की महफिलें आरास्ता हुआ करती थीं। माहिरीन फ़न और दूसरे फनकार दरबार में बाज़ाब्ता मुलाजिम हुआ करते थे। कहा जाता है कि रासलीला की महफिलें देखकर सुल्तान को ख्याल आया कि शाही रक़्स व नगमा की मजालिस को भी इसी अंदाज पर आरास्ता किया जाए। चुनाचे उसी तर्ज पर गाने बजाने के जलसों में कृष्ण लीला की तमसील व अदाकारी भी राइज होने लगी। ज़रकार और लिबास की तैयारी पर लाखों रुपए सर्फ किए जाने लगे। उन मजालिस को बाकायदा स्टेज पर पेश किया जाने लगा और उसका नाम रहस्य रखा गया। ओ मोरी रानी महारानी राधा रानी बजाओ ना, राधा जी को मनाओ ना। मुरली कैसे बजाऊं? हम कुबरी से आपके लिए मुरली ले आए हैं। शुरू में ये खेल सिर्फ कृष्ण और गोपियों के नाच गाने तक महदूद थे और रक्स के मुख्तलिफ अंदाज इसी रंग में पेश किए जाते। इन्हीं अंदाजों में एक 36 एजादी रास है। इसी तर्ज पर उन्होंने राधा कन्हैया का किस्सा लिखा। इसका एक हिस्सा लखनऊ में खेला गया और मुकम्मल सूरत में ज़माने असीरी में कलकत्ता के मटिया बुर्ज में पेश किया गया। नाज़रीन,
कलकत्ता के मटिया बुर्ज में पेश किए गए ड्रामे में राधा कन्हैया का किस्सा की खास बात यह है कि वाजिद अली शाह ने इसे मुकम्मल सूरत में ही नहीं पेश किया, बल्कि इसके लिबास और ज़ेबाइश को तैयार करते वक्त बंगाल को जहन में रखा। और यही वजह है कि इसमें न सिर्फ बंगाली लिबास का जिक्र किया गया है, बल्कि जेवरात पर भी बंगाल का असर साफ साफ दिखता है। तो आज हम अपना सफर यहीं खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में हम ड्रामा इंदर सभा और इससे मुतासिर होकर लिखी गई दूसरी सभाओं पर नजर डालेंगे। खुदा हाफिज।